पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान सरकार में सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने सोमवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की गरिमामयी उपस्थिति में जयपुर में नवस्थापित भवानी निकेतन सैनिक स्कूल के उद्घाटन समारोह में सहभागिता की। साथ ही प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं दी। वहीं कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने नवस्थापित सैनिक स्कूल जयपुर की सौगात देने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार जताया। वहीं कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि संपूर्ण राजस्थान को एक और ऐतिहासिक सैनिक स्कूल की सौगात मिली है। ये हम सभी के लिए गर्व का पल है। ये स्कूल देशभक्त युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने और मातृभूमि की सेवा करने के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करेगा। उधर उप मुख्यमंत्री और सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश में लगभग 206.35 करोड़ रुपए की लागत के अटल प्रगति पथों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट घोषणा के क्रम में 10,000 से ज्यादा की आबादी के गांव में एक मुख्य सड़क को, जिसकी लंबाई 1 से 3 किलोमीटर के बीच हो, उसे अटल प्रगति पथ के रूप में विकसित किया जाएगा। यह अटल पथ सीमेंट कंक्रीट का बनाया जाएगा। यह यथासंभव 7 मीटर चौड़ा होगा और इसके दोनों ओर नाली बनाने का प्रावधान भी किया गया है। बता दें कि परिवर्तित बजट 2024-25 घोषणा के क्रम में अटल प्रगति पथ के 52 कार्यों की स्वीकृति जारी की गई है। उधर भजनलाल सरकार ने सोमवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 183 आरएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। कार्मिक विभाग ने सूची जारी की है और सभी अधिकारियों को तुरंत नए पदों पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि इससे पहले कार्मिक विभाग ने रविवार देर रात को 22 आईएएस और 58 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए थे, जबकि 12 अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। इनमें 8 आईएएस और 4 आईपीएस शामिल हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आरएएस तबादला सूची के अनुसार जसवंत सिंह को अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर, राजेश सिंह कार्यकारी निदेशक और राजस्थान पर्यटन विकास निगम जयपुर, विवेक कुमार अतिरिक्त महानिरीक्षक प्रशासन पंजीयन एवं मुद्रांक जयपुर, रामलाल गुर्जर अतिरिक्त निदेशक छात्रवृत्ति एवं छात्रावास, तो वहीं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग दिया गया है। जयपुर और सुरेश कुमार नवल राजस्व अपील अधिकारी जयपुर लगाया गया है। बता दें कि इससे पहले कार्मिक विभाग ने रविवार देर रात 22 आईएएस और 58 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए थे, जबकि 12 अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। इनमें 8 आईएएस और 4 आईपीएस शामिल हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आरएएस तबादला सूची के अनुसार जसवंत सिंह को अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर, राजेश सिंह को जो है कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। साथ ही साथ जयपुर और सुरेश कुमार नवल राजस्व अपील अधिकारी के साथ जयपुर लगाया गया है। उधर राजस्थान से राज्यसभा सांसद रवनीत सिंह बिट्टू इन दिनों काफी सुर्खियों में है। रवनीत सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ बयान दिया था, जिस वजह से कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार उनका विरोध कर रहे हैं। बता दें कि रवनीत सिंह जब जयपुर पहुंचे तो उन्हें काला झंडा दिखाया गया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के काले झंडे दिखाने और विरोध करने के सवाल पर मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि उन्हें तकलीफ करने की जरूरत क्यों है। मेरे पास आ जाते, मैं खुद बुला लेता उनको। उन्होंने कहा कि वो आकर मेरे से बात करें, मैं तो उनमें से ही आया हूं। इस दौरान रवनीत सिंह बिट्टू ने बताया कि 15 साल राहुल गांधी के साथ रहे हैं, उनसे बेहतर उनको कोई नहीं पहचान सकता है। उधर झालावाड़ जिले के मनोहर थाना उपखंड कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए मोदी सरकार के मंत्री और बीजेपी नेताओं की हिंसक बयानबाजी के खिलाफ कांग्रेस विधायक प्रत्याशी नेमीचंद मीणा और ब्लॉक अध्यक्ष पोरस साहू के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के लिए दिए बयान की निंदा की और इस दौरान सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वहां पर मौजूद रहे।
खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी जो प्रत्याशी नेमीचंद और मीडा ब्लॉक अध्यक्ष पोरस साहू के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। तस्वीर आपके सामने है जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के लिए दिए बयान की निंदा की है और इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता जो है यहां पर मौजूद रहे। तो राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हरियाणा के सियासी रण में उतर गए हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार की कमान जो है संभाल ली है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अटेली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार अनीता यादव के समर्थन में आयोजित जनसभाओं को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि आम जनता का शोषण करने वाली बीजेपी का इस चुनाव में अंत निश्चित है। वहीं जूली ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों की जमानत जब्त होने की चिंता की लकीरें बीजेपी के रणनीतिकारों के माथे पर स्पष्ट झलक रही हैं। साथ ही जूली ने कहा कि 3 कृषि काले कानून का दंश झेल चुके किसान और पथरीली आंखों से अपने भविष्य को चौपट होते देख रहा बेरोजगार युवा इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को आईना दिखाने के लिए आगामी 5 अक्टूबर का इंतजार कर रहा है। उधर गढ़ी परतापुर नगरपालिका क्षेत्र में बांसवाड़ा जिले का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल परतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डेंगू, मलेरिया जैसी मौसमी बीमारियों को लेकर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। दिन में करीब 400 ओपीडी रोजाना आ रही हैं, लेकिन अस्पताल में पर्याप्त बेड नहीं होने के चलते मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक बेड पर 2-2 मरीजों को सलाइन वाटर चढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से सरकार और स्वास्थ्य विभाग के वादे खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर नगरपालिका की बात करें तो क्षेत्र में जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, जिस कारण डेंगू और मलेरिया जैसी घातक बीमारियों के मच्छर पनप रहे हैं, जिसके चलते लोगों ने प्रशासन से क्षेत्र में दवाई का छिड़काव करवाने की अपील की है। डेंगू हो गया है तो उसके लिए आज 3 दिन से यहाँ पर आई हूँ मैं। अच्छा, कैसा इलाज चल रहा है यहाँ पे? इलाज तो डॉक्टर अजीत से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है वो सही नहीं है। एक बेड पे 2-2 पेशेंट को ड्रिप चढ़ाई जा रही है। अच्छा, उससे कहीं न कहीं परेशानी हो रही है? परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है। बांसवाड़ा के बाद में ये जो पहला है परतापुर जो उसमें बड़ा है हॉस्पिटल अपना, लेकिन यहाँ पे व्यवस्था सही नहीं है। ऐसे में अपने यहाँ ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में सब जगह मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई है और ये अभी पिछले कुछ समय से चल रहे हैं, जिसमें खास करके सर्दी, जुकाम, खांसी, निमोनिया, उल्टी दस्त के केसेस ही चल रहे थे। अभी पिछले 1 हफ्ते में डेंगू के केसेस भी आने लगे हैं, मलेरिया के केसेस अभी नहीं आ रहे। वर्तमान में डेंगू का इतना भयानक बीमारी चल रही है, इसकी वजह से लोग बहुत बीमार भी पड़ रहे हैं, परेशानी हो रही है। और मेरा ये कहना है कि पूरे नगर पालिका क्षेत्र में साफ सफाई को लेकर थोड़ी लचीलापन आ रहा है। वार्डों में साफ सफाई नहीं हो रही, नाले थोड़े बहुत भरे हुए हैं, तो इसकी वजह से मेरा ये अनुरोध है कि नगर पालिका प्रशासन पूरे नगर पालिका क्षेत्र में डेंगू के लिए एक दवाई का फोक के उधर जोधपुर ग्रामीण जिले के शेरगढ़ में सोमवार को किशोर किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत 2 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। व्यवस्थापक दिलीप कुमार मीना ने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से निर्धारित लक्ष्य को लेकर सभी बालिकाओं को नामांकन, ठहराव और 100% ट्रांजिशन के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि जीवन कौशल शिक्षा के तहत किशोर किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम के माध्यम से जेंडर समानता और समता सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी किशोर किशोरियों ने जो है समस्या समाधान, तार्किकता, संज्ञानात्मक विकास, जेंडर समानता और समता पर विशेष बल दिया गया है। उधर टोंक जिले के प्रजापति समाज ने जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर कलेक्टर से गुहार लगाई है कि नगर फोर्ट में उनका सामाजिक मंदिर है और उसमें ही उनकी सामाजिक जमीन भी है, जिस पर असामाजिक तत्वों द्वारा जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही सामाजिक लोगों को परेशान भी किया जा रहा है। इसकी शिकायत लगातार तहसीलदार और एसडीएम को
देने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है। और आपको बता दें कि प्रजापति समाज ने आज जिला कलेक्टर से गुहार लगाई और साथ ही 7 दिन का समय देते हुए कहा कि अगर उनकी जमीन उन्हें नहीं लौटाई गई तो 7 दिन बाद पूरा समाज जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठेगा। फोर्ट में हमारा जो है सामाजिक मंदिर है और सामाजिक मंदिर पे जो जमीन है उस पे हमारे कोर्ट द्वारा न्यायालय द्वारा फैसला हमारे समाज के अनुरूप हुआ है, लेकिन कुछ तथाकथित लोग जो है असामाजिक तत्वों द्वारा जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं और आए दिन हमारे लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। उसी के खिलाफ तहसीलदार जी और एसडीओ साहब से निवेदन खूब कर चुके, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। इस वजह से आखिर में हम जिला कलेक्टर महोदय के पास में हमारी समाज की पीड़ा लेकर उपस्थित हुए हैं। मांग पूरी नहीं होने पर आगे की क्या रूपरेखा? मांग अगर हमारी पूरी नहीं होती है तो जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ पूरा समाज अनवरत आमरण अनशन पर बैठेंगे। 7 दिवस का समय हम महोदय को दे रहे हैं, उसके बावजूद हमारे को किसी प्रकार का संतोषप्रद जवाब नहीं मिला तो पूरा समाज आमरण अनशन के लिए यहाँ जिलाधीश कार्यालय के बाहर बैठेंगे। खबर टोंक जिले के घसड़ी गांव से है, जहां पर अपने पिता की मौत के बाद से अपनी जमीन पर कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा कब्जा करने के बाद एक लाचार बेटा अपनी जमीन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, जहां 8 बीघा जमीन पर कुछ प्रभावशाली लोगों ने कब्जा कर लिया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने प्रशासन की मदद लेते हुए उनसे कब्जा हटा दिया, लेकिन उन्होंने फिर से जबरन कब्जा कर लिया और वो अब उस जमीन पर खेती कर रहे हैं। वहीं पीड़ित बेटे ने जिला कलेक्टर से गुहार लगाकर उसकी जमीन को उनको लौटाने के लिए अपील करते हुए कहा कि वो बैंक के कर्जे तक चुका रहा है। अब मामले को लेकर जिला कलेक्टर की ओर से टीम गठित की गई है और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। तो 8 बीघा जमीन पर कुछ प्रभावशाली लोगों ने जो है कब्जा कर लिया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने प्रशासन की मदद लेते हुए उनसे कब्जा हटा लिया, लेकिन उन्होंने फिर से जबरन कब्जा कर लिया है और वो अब उस जमीन पर तो खेती भी कर रहे हैं। वहीं पीड़ित बेटे ने जिला कलेक्टर से गुहार लगाकर उनकी जमीन वापस लौटाने का अनुरोध किया है। वहीं अब मामले में जिला कलेक्टर की ओर से टीम गठित कर दी गई है और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। समस्या ये है कि 2018 में मेरे पिताजी के एक्सपायर होने के बाद गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया। मैंने राष्ट्रीय काश्तकारी अधिनियम के तहत 183B और 183C के तहत उन लोगों से कब्जा को बेदखल करा दिया। उसके बाद भी वो प्रभावशाली लोग हैं, उन्होंने वापस मेरी जमीन पर कब्जा करके फसल खास करते हैं और वर्तमान में बैंक का कर्जा, हर प्रकार का कर्जा मैं चुकाता हूँ और पैदा वो लोग खाते हैं। आज भी मैं कलेक्टर मैडम से मिलकर मैंने पूरी समस्या का समाधान बताया कि आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए और इन लोगों को आप बेदखल करिए और मुझे मेरी जमीन दिलाइए। और इन लोगों से जितनी 4 साल में इन लोगों ने मेरी जमीन पर अवैध रूप से फसल काश्त की थी उसका हर्जाना मुझे दिलाइए। उधर टोंक में खातेदारी की विवादित भूमि को बिना कन्वर्जन कराए ही आवासीय भूखंडों में परिवर्तन कर विक्रय करने का मामला सामने आया है। एक परिवार की ओर से जिला कलेक्टर से गुहार लगाकर मांग की गई है कि उनकी भूमि जो कि विवादित है, न्यायालय में उसका मुकदमा चल रहा है, उसमें कुछ भूमाफियाओं द्वारा एक आवासीय कॉलोनी काटकर भूखंड बेचे जा रहे हैं, जिससे आम जनता को ठगा जा रहा है। साथ ही कॉलोनी को नगर परिषद से अप्रूव्ड बताया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शिकायतकर्ता ने जिला कलेक्टर से ज्ञापन देकर जो है भूमाफियाओं पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं जिला कलेक्टर ने आश्वासन देते हुए नगर परिषद आयुक्त को पत्र लिखकर संबंधित शिकायत पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। सर ये क्या है कि कुछ जमीनें धौलाखेड़ा में खसरा नंबर 784, इसके अंदर भूमाफियाओं द्वारा कुछ जमीन को गैरकानूनी तरीके से कॉलोनी काटी जा रही है और ये अफवाह फैलाई जा रही है कि ये 90 अप्रूव्ड है और कन्वर्जन करा ली गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने गैरकानूनी तरीके से लोगों को ये प्लॉट बेच रहे हैं, उनके लोगों के साथ खेला जा रहा है पैसों के साथ। और जिला कलेक्टर के पास आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी इस पर कार्रवाई होगी। तो भू माफियाओं के खिलाफ नगर परिषद आयुक्त और तहसीलदार महोदय को पत्र दिया गया है कि ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई। उधर पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर श्री रामलला जी त्याग सिद्धि योग विशाल कार्यक्रम का आयोजन आगामी 29 सितंबर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में होगा, जिसकी तैयारी जोरों से चल रही है। समूचे उपखंड मुख्यालय पर जगह जगह प्रवेश द्वार और बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। वहीं भक्तों और कार्यकर्ताओं में जोश देखा जा रहा है।
इसी संदर्भ में आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के तत्वावधान में उपखंड क्षेत्र के 40 से अधिक विद्यालयों, सरकारी और निजी विद्यालयों में गुरुदेव का ध्यान कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया। क्षेत्र के अनेक विद्यालयों के 15,000 से अधिक छात्र छात्राओं, शिक्षकों और ग्रामीणों ने गुरुदेव के संजीवनी मंत्र से दीक्षा ग्रहण कर ध्यान किया। उधर पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध में पानी की आवक जारी है। मंगलवार सुबह तक जवाई का गेज 55.45 फीट हो गया। वहीं जवाई के सहायक से बांध से पानी की आवक लगातार जारी होने से गेज बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि जवाई बांध अब सिर्फ 6 फीट खाली है। बांध की कुल भराव क्षमता 61.25 फीट की है। जवाई बांध से इस बार किसानों को 4 पाड़ पानी मिलना तय दिखाई दे रहा है। वहीं जवाई बांध भराव क्षमता और बढ़ने से जिले वासियों और किसानों के चेहरों पर रौनक दिखाई दे रही है। उधर कोटपुतली बहरोड जिले के नीमराणा होटल में रंगदारी की मांग को लेकर फायरिंग करने वाले जलंधर पंजाब निवासी दोनों बदमाशों को स्थानीय बदमाशों ने रेकी करवाने के साथ ही फरारी कटवाने और हथियार उपलब्ध करवाए। पुलिस ने बताया कि फायरिंग करने वाले दोनों बदमाशों पुनीत शर्मा और नरेंद्र उर्फ लाली को दिल्ली से अणींद निवासी बदमाश सचिन उर्फ प्रवीण उर्फ धोलिया और योगेश उर्फ मोनू को चोरी की कार में बैठाकर लाए थे, जिन्हें जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के एक होटल से हरियाणा एसटीएफ के सहयोग से गिरफ्तार किया गया। वहीं गिरफ्तार किए गए दोनों ही बदमाशों ने होटल में फायरिंग करने वाले बदमाश को फायरिंग करने के बाद कार से ही दिल्ली में लेकर गए थे। दिल्ली में बदरपुर बॉर्डर के पास उनकी कार खराब हो गई तो बदमाशों ने फायरिंग करने वाले दोनों बदमाशों को गैंग के अन्य बदमाशों के साथ दूसरी कार में भेज दिया और खुद श्रीनगर चले गए, जहां से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। 8 तारीख को एक हमारे हाईवे पे होटल हाईवे किंग है नीमराना में, वहाँ पे सुबह 6 बजे फायरिंग हुई थी। उसकी सूचना मिली तो हमारी पूरी टीम, हमारे ऑफिसर सभी वहाँ पहुंचे। हमने उसी दिन से हमारा टीमें गठित करके हमारा काम शुरू कर दिया था। उस दिन हमने जो फुटेज मिले उस आधार पे हमने जो 2 मेन शूटर्स थे जो आए थे ये घटना कारित करने के लिए, हमने उनको उसी समय आइडेंटिफाई भी कर लिया था। आइडेंटिफिकेशन में ये 2 शूटर्स थे, उनका नाम निकल के आया पुनीत और नरेंद्र, जो कि दोनों ही जलंधर पंजाब के रहने वाले थे। इसमें ये निकल के आया कि इनको 2 लड़के हैं जो मांडन इलाके के ही हैं, अड़िन के रहने वाले। उन्होंने इनको काफी एड किया है, इनफैक्ट उनको यहाँ तक लाने में और यहाँ से वापस घटना के बाद में भगवाने में उनको और गाड़ी प्रोवाइड करवाने में उन लोगों को एड दी है जो शूटर्स आए थे बाहर से। तो उनको हमने, हमारी पूरी टीम ने बहुत प्रभावी कार्रवाई करते हुए और इन दोनों आरोपियों को बिल्कुल अरेस्ट कर लिया है। खबर अलवर से है, जहां खेड़ली क्षेत्र के गांव दारोदा में गेहूं चोरी करने के आरोप में 2 लोगों को मुंह काला कर गांव में घुमाने और पीटने के मामले में वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई, जिसको लेकर पुलिस ने गांव दरोड़ा में आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश दी, लेकिन पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने में नाकाम रही। मामले को लेकर पीड़ित की मां ने शिरडी थाने में 19 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला दर्ज होने के बाद उसी दिन पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके बाद आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई पुलिस की ओर से नहीं की गई। इसी दौरान 22 सितंबर को सोशल मीडिया पर उक्त प्रकरण का एक वीडियो वायरल हो गया है। आपको बता दें कि जिसके बाद लोग कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करने लगे, जिसके बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर गांव दरोदा में दबिश दी, लेकिन आरोपियों को नहीं मिलने पर पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। फिलहाल पुलिस मामले में आरोपियों को उनके रिश्तेदारों और अन्य ठिकानों की जांच कर रही है, जिससे उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। उधर कोटा जिले की रामगंज मंडी में कोटा विकास प्राधिकरण की ओर से नए एयरपोर्ट की जमीन के पास तुलसी गांव स्थित बूंदी के पूर्व नरेश राव सूरजमल हाड़ा की छतरी को तोड़ने की कार्रवाई को लेकर राजपूत समाज ने सोमवार को एसडीएम नीटा बसीटा को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपकर छतरी के पुनर्निर्माण और जिम्मेदार अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की सहित मांग की गई है। रामगंज मंडी राजपूत करनी सेना तहसील अध्यक्ष देवेंद्र सिंह हाड़ा ने बताया कि केडीए प्रशासन की कार्रवाई से समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। समाज की मांग है कि कोटा में प्रस्तावित नवीन एयरपोर्ट का नाम बूंदी के पूर्व नरेश राव और सूरजमल हाड़ा के नाम से ही रखा जाए।
साथ ही इसके अलावा अतिशीघ्र छतरी का भव्यता के साथ में पुनर्निर्माण हो और एयरपोर्ट के मुख्य द्वार पर पूर्व नरेश की विशाल प्रतिमा स्थापित की जाए। 2 साल पुरानी जो राव सूरजमल जी की जो प्रतिमा तोड़ी गई, हम ये चाहते हैं कि जो भी दोषी है उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो और उन्हें तुरंत निलंबित किया जाए और जो कोटा बूंदी में एयरपोर्ट बन रहा है उसका नाम राव सूरजमल सिंह जी हाड़ा के नाम पर रखा जाए। जय माता जी। उधर सरमुथरा की आंगई थाना पुलिस की क्षेत्र में कार्य कुशलता एक बार फिर से सामने आई है। आंगई थाना प्रभारी राम अवतार मीना के नेतृत्व में देर रात पुलिस ने घने जंगलों में कार्रवाई करते हुए भैंस चोरों के कब्जे से 4 भैंस और 1 पड्डा को मुक्त कराया है। पुलिस को आता देख भैंस चोर घने जंगलों और अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में सफल रहे। थाना प्रभारी राम अवतार मीना ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि क्षेत्र में भैंस चोरी की भैंसों को ले जा रहे हैं। सूचना के आधार पर देर रात थाने पुलिस टीम का गठन कर बिरजा के जंगलों में छापामार कार्रवाई की गई और पुलिस की कार्रवाई को देख भैंस चोर मौके से भाग गए, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। सोमवार सुबह पुलिस ने भैंस मालिकों की तलाश के बाद भैंस और पड्डाओं को मालिकों के सुपुर्द कर दिया। गांव बिरजा से कुछ लोग 4 भैंस और 1 पड़िया को हाँकते हुए ला रहे थे, जिसे मतलब पुलिस को देखकर वो लोग भाग गए। वो उनको गांव बिरजा से चोरी कर ले जा रहे थे। पुलिस की मुस्तैदी से भैंस चोरी हमने रोकी है और अब ये भैंस के मालिक हैं, जिनको भैंस को इनको सुपुर्द कर दिया गया है। उधर झालावाड़ के मिनी सचिवालय में बीते दिनों पत्थर की टाइल्स उखड़कर नीचे गिरने से घायल युवक के परिजनों और ग्रामीणों ने आर्थिक सहायता राशि की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों और पीड़ित के पिता ने ज्ञापन में बताया कि बीते दिनों 2 सितंबर को भील समाज की रैली मिनी सचिवालय झालावाड़ में हुई थी, जिसमें उसका पुत्र चेतन भी पहुंचा था। तभी अचानक पत्थर की टाइल्स उखड़कर नीचे आ पड़ी, जिससे प्रार्थी के बेटे चेतन के एक साइड की पसलियां पूरी तरह से टूट गई और एक हाथ की नसें भी काम नहीं कर पा रही हैं। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं प्रार्थी की माली हालत बहुत कमजोर है और इलाज कराने में असमर्थ है, जिसमें को लेकर जो है वो डीएम को ज्ञापन सौंपकर आर्थिक सहायता राशि की मांग की। हमारी मांग यही है, जो पिताजी ने बोला है कि या तो है ना चेतन बिल को सरकारी नौकरी मिले या फिर उसको उचित मुआवजा जो परिवार की मांग है 25 लाख रुपए वो दी जाए। 2 तारीख को कलेक्टर साहब के पास आए थे मिल समाज के लोग, सभी पूरे जिले से, बारां से, झालावाड़ से, कोटा से आए हुए थे, तो उसमें मेरा बच्चा भी आया हुआ था रैली में। उधर राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम दुब्बी में छत से गिर जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। छत की सूचना मिलने पर जो है परिजन घर पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने घायल अवस्था में राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हेड कांस्टेबल नरेंद्र कुमार ने बताया कि सूचना मिली कि दुब्बी निवासी कैलाश चंद्र पुत्र बोधन मीना की छत से गिरने पर मृत्यु हो गई है। सूचना पर राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचे, जहां मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मृत्यु के कारणों का पता एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद पता लगे। कैलाश चंद पुत्र बोधन जाति मीणा उम्र 50 साल निवासी दुब्बी की छत से गिरने से मौत होगी, जिसके जरिए हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब को पंचायत में कार्रवाई कर पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। मृतक की लाश उसके लड़के यश सर को दी गई। एफएसएल से रिपोर्ट आने पर प्राप्त होने पर ही। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।